पेज नंबर 201 दिखाई दे रहा है बेटा प्रॉपर्ली? Yes, sir. पेज नंबर 201 एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 अब देखिएगा इसमें एग्जांपल 5 में क्या है। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree. Then when it is 60 degree, find the height of the tower. मतलब एक हमारा टॉवर है, उस टॉवर की जो शेडो है, हमने ये कहा था शेडो ऑफ अ टॉवर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। तो ये देखा गया कि जब एक टॉवर है उस टॉवर की शेडो 40 मीटर लंबी है, कब? when the sun's altitude is 30 degree, then when it is 60 degree, मतलब जब सन का ऑल्टीट्यूड 60 डिग्री था तब तो शेडो की लेंथ कम थी, लेकिन जब सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री हो गया तो जो शेडो की लेंथ है वो बढ़ गई, और कितना बढ़ गई? वो 40 मीटर बढ़ गई। ठीक है, तो मैं एक बार आपको यहाँ पर एक ये टॉवर बना के दिखाता हूँ। देखिएगा हमने कहा कि यहाँ पर एक ये टॉवर है, एक ये टॉवर है, इस टॉवर को मैंने बोल दिया ए बी। ठीक है, और ये लेवल्ड ग्राउंड है। तो अब अगर यहां से इसको सन को देखा जाता है यहां से, ये एंगल है बेटा बड़ा 60 डिग्री। तो आप ये देखिएगा जब आप कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन की मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी, हाँ ठीक है। जब हम कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं तो जितना हम टॉवर के या किसी भी बिल्डिंग के या किसी भी ट्री के जितना हम उसके नजदीक 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 जाते जाते हैं ना, जितना हम उसके नजदीक जाते हैं उतना ही वो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाता है, और जितना हम उससे दूर जाते हैं उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता चला जाता है। तो उन्होंने बोला कि जब सन का एलिवेशन 60 डिग्री था तब शेडो की लेंथ कितनी थी? देखिए सन यहाँ पर कहीं होगा, फिर 60 डिग्री एंगल बनाने पर सन दिखाई दे रहा है तो सन यहाँ कहीं होगा, तो तब शेडो की लेंथ क्या होगी बेटा? ये वाली। तो हम इसको बोल देंगे बीसी, इस वाले पॉइंट को बोल देंगे बेटा बीसी। ठीक है, और अब उसके बाद मैंने कहा कि हम इधर 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 यहां तक आ गए, और यहां पर जब सन का एलिवेशन 30 डिग्री हो गया तो शेडो की लेंथ जो है वो 40 मीटर बढ़ गई। तो शेडो की लेंथ तो हमेशा टॉवर के बेस से ही नापी जाएगी, तो ये वाली लेंथ जो है ये 40 मीटर, वो 40 मीटर बढ़ गया। और ये जो बीसी है इसको हम बोल देंगे एक्स मीटर, एक्स मीटर। बताइए जी इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद की अब बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, और याद रखिए ये पूछ क्या रहे हैं हमसे, ये बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मुझे टावर की हाइट निकालनी है, टावर की हाइट कितनी है? 80, इसको हमने h बोल दिया, इसको हमने h बोल दिया। ठीक, तो अब ये देखिएगा मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जब सन का एलिवेशन का मतलब ये है कि जैसे हमने क्या करा कि यहाँ पर सन था, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर यहाँ पर सन था, है ना? तो जो सन है, सन का एलिवेशन जब 60 डिग्री था तो जो टॉवर है ना ये एबी, इस टॉवर की जो शेडो बन रही है, तो शेडो तो जब सन यहाँ पर है तो शेडो तो यहाँ पर ही बनेगी ना इसकी, तो तब तो शेडो की लेंथ थी बीसी। और जब सन का एलिवेशन 30 डिग्री हो गया मतलब सन थोड़ा सा दूर चला गया कि वो 30 डिग्री एंगल बनाने पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि तब हमने बोला कि शेडो की लेंथ जो है वो पहले के कंपैरिजन में 60 डिग्री वाले एंगल के कंपैरिजन में शेडो की लेंथ अब 40 मीटर बढ़ गई। तो यानी कि शेडो की टोटल लेंथ कितनी हो गई? x + 40 मीटर। ये समझ में आता है कि नहीं बताओ? यस सर। Yes, sir.
ठीक है ना। तो अब आप देखिएगा इन ट्राइंगल एबीसी, तो मैं ट्राइंगल एबीसी की बात करता हूँ, तो यहाँ पर मैं tan 60 डिग्री निकालूंगा। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए जिस बच्चे को बिना समझ में आए प्लीज मेरे से पूछ लेना। मानवी क्लियर है ट्रिग्नोमेट्री का ये पोर्शन इतना? मानवी बताइए क्लियर है? लगता है आवाज नहीं आ रही। चलिए tan 60 डिग्री कितना हो गया, √3 और ए बी ये टॉवर की हाइट ये कितना हो गया h अपॉन ये जो BC है ये कितना हो गया x। ठीक है, तो h की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, h इज इक्वल टू x √3, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसी तरीके से एक राइट ट्राइंगल तो बेटा ये हो गया, दूसरा राइट ट्राइंगल क्या होगा, ये बड़ा वाला ABD। नाउ in triangle ABD, now in triangle ABD, जब ट्राइंगल ABD की बात करेंगे तो फिर निकालेंगे बेटा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। आपके मन में ये आ सकता है कि हम tan ही क्यों यूज कर रहे हैं, साइन या कॉस क्यों नहीं यूज कर लेते। तो आप ये देखिएगा साइन या कॉस की जब बात होती है ना तो वहां परपेंडिकुलर होता है, साइन के केस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है उसमें, तो उसमें आप ये देखिएगा हाइपोटेन्यूज की तो बेटा यहाँ जरूरत ही नहीं है ना कुछ, कोई 90 डिग्री के सामने वाला या हाइपोटेन्यूज इसकी कोई जरूरत नहीं। बड़े ट्राइंगल में देखो ए बी डी में तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज क्या हो गया एडी, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको। तो इसलिए मैं tan ले रहा हूँ, मुझे किस किस की जरूरत है, मुझे परपेंडिकुलर की और बेस की जरूरत है, तो इसलिए मैं हाइपोटेन्यूज वाली चीज को छोड़कर चल रहा हूँ। तो बेटा tan 30 डिग्री कितना हो गया, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी क्या है h और बी डी क्या है x प्लस 40, h अपॉन x प्लस 40, ये हो गया। ठीक है, तो मुझे तो हाइट निकालनी है, खैर चलिए देखते हैं जरा, h इंटू √3 इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 40, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, h√3 माइनस 40, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 1 में जैसे मैंने h की वैल्यू निकाली थी ना x√3, अब आप एक काम करो, आप ये मत निकालो, आप x की वैल्यू निकालो, ये हो जाएगी h अपॉन √3। बस सीधा ये लिख रहा हूं कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन √3, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। और अब आप ये समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों करा है, क्योंकि उन्होंने ना सीधा सीधा उन्होंने ये x नहीं पूछा कि 60 डिग्री वाले केस में आप लेंथ ऑफ शैडो बताओ, ये नहीं पूछा उन्होंने। उन्होंने ये पूछा है आपसे कि आप हाइट ऑफ टॉवर बताइए, तो हाइट ऑफ टॉवर तो h है ना, तो x मुझसे पूछा ही नहीं है, तो आप क्या करो x निकाल दिया h की टर्म्स में, x इज इक्वल टू h अपॉन √3 इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में भी मैंने x निकाल दिया। तो इक्वेशन 1 में भी और इक्वेशन 2 में भी x की वैल्यू आई है, तो हम इक्वेट कर देंगे 1 को और 2 को, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेटिंग 1 एंड 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में भी x की वैल्यू निकल के आई है और इक्वेशन 2 में भी x की वैल्यू निकल कर आई है, तो ये हो जाएगा h अपॉन √3 इज इक्वल टू h √3 माइनस 40। अब इस √3 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो h इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाई h√3 माइनस 40। ठीक है, तो h इज इक्वल टू √3 इंटू h√3, तो √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, ये हो गया 3h माइनस √3 इंटू 40 कितना हो गया 40√3, ये इतना हो गया। अब इसको 3h को इधर ले आओ, तो h माइनस 3h इज इक्वल टू माइनस 40 अंडर रूट 3, h माइनस 3h कितना हो गया माइनस 2h इज इक्वल टू माइनस 40 अंडर रूट 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 20 40। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई
h की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर, ये हो गया बेटा हाइट ऑफ टावर। बताइए क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा ऑडियो वीडियो में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. No, sir. ठीक ठीक है जी बेटा। अब देखिएगा, अब मैं नेक्स्ट देखूंगा एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। ठीक है। तो इन्होंने बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो देखिए एक तो हो गया सिंपली 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का मतलब क्या है कि 8 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, और एक है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का मतलब क्या है कि जिसकी बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी मंजिलें हैं। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि वो बिल्डिंग जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा लंबी होगी, और जो सिंपली लिखा हुआ है कि 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है वो छोटी होगी। ठीक है। तो अब क्या है कि जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है जिसकी बहुत सारे फ्लोर्स हैं, जिस पर बहुत सारी मंजिलें हैं, तो वो वाली जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होकर हम छोटी बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं और छोटी बिल्डिंग के फ्लोर को देखते हैं, बॉटम को देखते हैं। दोबारा बताता हूँ, एक छोटी बिल्डिंग है और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर खड़ा होकर हम क्या करते हैं, हम छोटी बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं और उसके बॉटम को देखते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। अब वो कैसे बनेगा डायग्राम वो आप देखिएगा। एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6 में हमने बनाया एक तो बनाएंगे हम ए बी। ए बी ये तो हो गई छोटी बिल्डिंग, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, इसको मैं बोल दूंगा 8 मीटर। और इसी सेम ग्राउंड पर एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इसको बोल दीजिए बेटा पी क्यू। इसको बोल दीजिए पी क्यू। ठीक। अब इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होकर मैं एक बार तो देखूंगा इस छोटी बिल्डिंग के टॉप को। देखिए क्वेश्चन की कंडीशन जिस बच्चे को ना समझ में आए दोबारा पूछना मेरे से। ये मेरे पास 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, मतलब छोटी बिल्डिंग है, और ये मेरे पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होकर पहले तो मैं इस छोटी बिल्डिंग के टॉप को देखूंगा। तो इन्होंने दे रखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो जब मैं इसके टॉप से इस छोटी बिल्डिंग के टॉप को देखता हूँ तो एंगल बनता है 30 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल बनाइए पहले। हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड के पैरेलल वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको भी हॉरिजॉन्टल। इसके पैरेलल कितनी भी लाइन बनाई है सब हॉरिजॉन्टल कहलाती है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अच्छा एक मिनट बेटा वेट करिए, मेरा ना कॉल आ रहा है, एक मिनट वेट करिए। देखिए तो हमने जब हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो बेटा ये हो गया 30 डिग्री। और अब इसी पॉइंट से खड़े होकर मैंने इस 8 मीटर बिल्डिंग के बॉटम को देखा, तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री। 45 डिग्री। ये बता दीजिए ये समझ में आता है कि नहीं आता है, बताइए। अर्शिका क्लियर Yes, है? sir. Yes, सर sir. समझ में नहीं आया। रुद्राक्ष पार्थ अग्रवाल बताओ क्या कह रहे हो? सर समझ में नहीं आया। दोबारा बताता हूँ, कोई कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बताते हैं। आप समझने की कोशिश करना। हमें दो दे रखी है बिल्डिंग्स, एक तो छोटी बिल्डिंग है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, और एक बताया कि सेम ग्राउंड लेवल पर एक बिल्डिंग और है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये बड़ी बिल्डिंग है, इसको हमने बोल दिया मल्टी
स्टोरीड बिल्डिंग, इन्होंने बोला है कि एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब कोई इंसान है, तो यहाँ पर खड़ा हुआ है पॉइंट पी पर, मतलब इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा हुआ है, और यहाँ से वो इस छोटी बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 30 डिग्री। ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा किसके साथ बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी लाइन होती है? जो ग्राउंड के पैरेलल लाइन होती है, उसी को हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बन रहा है? 30 डिग्री। बताइए जी, इतना क्लियर है? और यस सर, समझ गए? यस सर, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हमने कहा कि अब मेरे पास जैसे जैसे यहाँ पर तो 30 डिग्री हो गया, फिर उन्होंने बोला इसी पॉइंट से हमने इस छोटी बिल्डिंग के बॉटम को देखा, तो जब हम इसके बॉटम को देख रहे हैं इसी पॉइंट से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। ठीक, अब बताइए ये क्लियर है कि नहीं? यस सर, ठीक है। और देखिएगा, जब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये 30 डिग्री है और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो आप खुद बताइए यहाँ पर एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ करो ऐसे, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि बिल्डिंग तो खड़ी होगी तो 90 डिग्री पर ही खड़ी होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि भाई ये वाली जो लेंथ है ए बी पी क्यू, इस पॉइंट को बोल दीजिए आर, तो ये जो क्यू आर है ये भी 8 मीटर हो गया। और जब ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब ये बड़ा एंगल 45 डिग्री है तो इट इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो गया। ये बता दीजिए सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताइए, लक्ष्य है? Yes, sir. Yes, सक्षम sir. बताओ। ओके, सक्षम, Yes, sir. Clear है। समझ गए? और राधा बताओ, क्लियर है? Yes, sir, clear है। ठीक है, भानवी, Yes, sir. हर्षित, यस सर। ओके। चलिए जी, अब जरा देखते हैं कि ये 45 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। अब जरा ये देखते हैं निकालना क्या है, पूछा गया है इन्होंने। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स तो ये हो गया, देखिए ये निकालना है, इसको तो बोल दो बेटा x, और ये जो है ना पी आर, इस पी आर को बोल दो h। ठीक है, तो हम ये कहेंगे लेट डिस्टेंस between two buildings PQ be x meter and let height of multi-story building मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की पूरी हाइट क्या हो जाएगी बेटा? PQ। तो PQ क्या हो गया? h प्लस 8 PR प्लस RQ, यानी कि h प्लस 8। बताइए क्लियर है? क्लियर है, समझ गए? ये जो लिखा हुआ है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इसको हटा रहा हूं मैं, परंतु मैं इसको देखकर कंफ्यूजन हो रहा होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है h और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 8, तो ये टोटल कितना हो गया? h प्लस 8। समझ गए? तो चलो आगे बताओ। Yes, sir. ठीक है जी, चलो अब ये हो गया मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, सबसे पहले हम करेंगे इन ट्राइंगल PRA, इन ट्राइंगल PRA tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि PR अपॉन AR, PR अपॉन AR। और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3। और PR क्या है? H अपॉन AR। जब ये x है तो बेटा ये भी x होगा, ये हो गया x।
तो दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 1 इंटू एक्स क्या हो गया x, x इज इक्वल टू h रूट 3। इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। बताइए इतना क्लियर है? Yes, sir. बोलिए रुद्रांश, क्लियर है? रुद्रांश क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, पार्ट में था, बताओ। Yes, sir. ओके, चलिए जी। अब इसके बाद मेरे पास इतना आ गया, x इज इक्वल टू h रूट 3, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, नाउ इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल अब दूसरा ट्रायंगल लीजिए, बड़े वाला पी क्यू पी। अब मैं ट्रायंगल पीक्यूपी की बात करता हूं तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू PQ अपॉन BQ। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू PQ अपॉन BQ। tan 45 डिग्री है 1, और ये जो PQ है ना पूरा, ये है h प्लस 8। ये टोटल है h प्लस 8 अपॉन ये जो BQ है, ये कितना है, x है। x को इधर ले आओ तो x की वैल्यू आ गई h प्लस 8। इक्वेशन नंबर 2। आप देखिए इक्वेशन 1 से भी x की वैल्यू आई है और इक्वेशन 2 में यहाँ पर भी x की वैल्यू आई है, तो आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट 1 एंड 2। इक्वेट 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करिए। तो ये हमारे पास आ गया h रूट 3, h रूट 3 इज इक्वल टू h प्लस 8। अब इस h को इधर ले आओ तो h अंडर रूट 3 माइनस h इज इक्वल टू 8। हमने h ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ये हो गया, ठीक है। तो रूट 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 8 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। देखिए ये अभी सिर्फ इस h की वैल्यू आई है, ठीक है, सिर्फ h की वैल्यू आई है 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1। तो h की वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो आप ये देखिए जब रूट 3 माइनस 1 आया है ना डिनोमिनेटर में, तो मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, वो मेरे लिए आसान होगा। मैं जानता हूँ रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है। आप 1.732 माइनस 1 रखकर इसको 0.732 भी लिख सकते हो, लेकिन 8 को 0.732 से डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम रैशनलाइज करते हैं इसको। रूट 3 माइनस 1 को आप नीचे भी रूट थ्री प्लस 1 से मल्टीप्लाई करिए और ऊपर भी रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करिए। आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि जो आपको 9th क्लास में रैशनलाइजेशन समझाया गया है वो ऐसे ही समझा दिया गया है। हमें हमेशा कैलकुलेशन आसान करने के लिए ही कोई ना कोई नया मेथड सिखाया जाता है। तो आप ये देखिएगा कि ये बन गया रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया h इज इक्वल टू 8 और ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो 2 4 जा 8। तो ये h की वैल्यू आ गई 4 रूट 3, 4 इंटू रूट 3 प्लस 1, ये वैल्यू आ गई h की। मैं ये बता रहा हूं, अब आपको h की वैल्यू नहीं निकालनी है ना। h की चलिए आ गई, h की वैल्यू आपके पास आ गई, आपको निकालना है हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या है, PQ। देयरफॉर हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग
PQ is equal to H plus 8. तो H कितना है 4 into root 3 plus 1, 4 into root 3 plus 1 plus 8, तो ये हो गया 4 under root 3 plus 4 into 1 कितना हो गया 4 plus 8, तो 4 multiplied by root 3 को क्या बोलेंगे 1.732 और 8 plus 4 कितना हो गया 12, तो बेटा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 7 जा 28 और 1 29, 2 कैरी, 4 1 जा 4 और 2 6, तो ये हो गया 18.928 मीटर। बताइए समझ गए पीक्यू की लाइन Yes. Yes, हाइट sir. ऑफ, हाँ जी, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ये इतना आ गया। अब इन्होंने जो निकाला है इन्होंने तो अंडर रूट के टर्म्स में निकाल दिया, हमने उसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर दिया, इनका भी ठीक है हमारा भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू h प्लस 8, और ये h प्लस 8 की ही वैल्यू आई है इतनी 18.928 मीटर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। बताइए जी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो ये भी हमारा इतना ही आ गया। उसके बाद एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7 इधर करवाता हूँ इसको। Example 7 में है from a point on a bridge across a river, the angles of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. ठीक है? If the bridge is at a height of 3 meter from both the banks, find the width of the river. अब आप ये देखिएगा फिगर भी इन्होंने दे रखी है, हालांकि क्वेश्चन में फिगर नहीं गिवन है, तो आप क्वेश्चन से समझिएगा कि फिगर मुझे ड्रॉ किस तरीके से करनी है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 में हम सबसे पहले यहाँ पर एक ब्रिज बनाएंगे। एक ब्रिज हो गया। खैर छोड़ो, इतना ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। ये ब्रिज है और आप ये समझिएगा ब्रिज कैसे हो गया कि नीचे से तो एक नदी, एक रिवर फ्लो कर रही है और ऊपर से ऐसे व्हीकल्स निकल जाते हैं। ठीक है, तो रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना रखा है, तो आप समझिएगा रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही है। बताइए बेटा, समझिए सभी बच्चे कि रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही है, पानी ऐसे पीछे से बहता हुआ आ रहा है और ये ऊपर से रोड के लिए उन्होंने रास्ता बना रखा है, रोडवे बना रखा है। क्लियर है? डायग्राम Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. हाँ जी। अब इन्होंने ये बोला कि रिवर का एक किनारा तो ये हो गया और एक किनारा ये हो गया, रिवर की विड्थ इतनी ही तो है भाई, जितने में से पानी फ्लो करके निकल रहा है उतनी तो विड्थ है रिवर की। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ द ब्रिज,
From a point on a bridge across a river, the angles of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. तो हमने एक यहाँ पर पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला बनेगा 30 डिग्री और ये वाला बनेगा 45 डिग्री। आपकी मर्जी, आप इधर 45 इधर 30 ले लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री बन गया, ये 45 डिग्री बन गया। बताइए जी, इतना तो क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. फिर ये जो है, ये मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, ये हो गई रिवर की विड्थ, और यहां से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करें, एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करें, इसको बोल दो P, इसको बोल दो Q, इसको बोल दो R और इसको बोल दो S। ये हो गया, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि जब ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली जब ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। बताओ जी, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। और इन्होंने ये बोला है, इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम बोथ द बैंक्स, चाहे इस वाले किनारे से आप हाइट मेजर करिए ब्रिज की, चाहे इस वाले किनारे से हाइट मेजर करिए ब्रिज की, वो 3 मीटर है तो हाइट तो सेम रहेगी, कहीं भी मेजर करो तो ये 3 मीटर हाइट हो गई। ये 3 मीटर ब्रिज की हाइट हो गई, नदी से, रिवर से ब्रिज की हाइट हो गई 3 मीटर। अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. बताइए, हर्षिता क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब देखो, देखिएगा, जब इतना आ गया तो मुझे निकालनी है विड्थ ऑफ रिवर। वी हैव टू फाइंड आउट द width, we have to find out the width of the river, which is SQ, which is SQ। मुझे SQ फाइंड आउट करना है, तो हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल PRS, इन ट्राइंगल PRS, PRS ट्राइंगल में ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो आप निकालिए tan 30 डिग्री, क्योंकि अगेन फिर वही बात है कि मैं साइन लूं या मैं कॉस लूं तो उनमें तो हाइपोटेन्यूज आता है। हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। क्या मुझे वो कैलकुलेट करना है? नहीं करना है कैलकुलेट, तो इसलिए मुझे वो नहीं लेना है, तो इसीलिए मैं tan लूंगा। tan में जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है वो लेंगे हम, ठीक है। तो अब देखिएगा tan 30 डिग्री कितना हो गया, PR अपॉन SR, PR अपॉन SR। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, ये PR कितना है 3 मीटर, तो 3 अपॉन SR कितना है मुझे नहीं पता, SR इंटू 1, SR और 3 इंटू रूट 3, ये कितना हो जाएगा 3 रूट 3। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। SR की वैल्यू आ गई 3 रूट 3, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम बात करेंगे इन ट्राइंगल PRQ, इन ट्राइंगल PRQ। ट्राइंगल PRQ में क्या है कि ये लेंगे हम 45 डिग्री वाला, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू PR अपॉन RQ। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू PR अपॉन RQ। तो tan 45 डिग्री क्या हो गया 1, ठीक है, और PR क्या है 3 अपॉन RQ। RQ इंटू 1 कितना हो गया, RQ इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो RQ की वैल्यू आ गई और SR की वैल्यू आ गई, तो पूरी जो विड्थ ऑफ द रिवर है वो क्या है SQ। SQ क्या हो जाएगा SR प्लस RQ। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सभी को, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो Yes, sir. ओके, हर्षित क्लियर है? Yes, sir. ठीक है।
Therefore, width of the river, SQ is equal to SR प्लस आर क्यू। तो एस आर कितना था 3√3 और आर क्यू कितना था 3√3 प्लस 3। तो इसमें से हमने 3 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा √3 + 1, 3 × √3 + 1 मीटर। ठीक है, ठीक है जी, बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर ऐसे एनसीईआरटी में भी है कि कुछ क्वेश्चंस में हम आंसर रूट में छोड़ देते हैं और कुछ में सॉल्व करते हैं, इसको भी तो कर सकते क्या हो, करना है? इसको भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों तरीके से कर देना, रूट में भी निकाल देना और फिर लिख देना है कि if we put the value of √3 is equal to 1.732 then the width of the river will be like this। ऐसे कर सकते हैं, ओके सर। दोनों आंसर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, अब इसके बाद में एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 9.1। में देखिएगा, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, अ सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। ठीक है, चलिए जी, 1 मिनट बस वेट करिए, मैं जरा पानी पी रहा था, बस 1 मिनट वेट करिए। सर आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक तो होमवर्क दिए थे। अच्छा बताइए, हो गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. लेकर 4 तक कर लिया था। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं आया? तो फिर मैं 5th से कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अगर किसी भी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए। ये सभी ने कर लिया? यस सर, कर लिया सारा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर आप क्वेश्चन नंबर 3 कराओ, मैं बस वो समझा दो बस। कौन सा फर्स्ट? नहीं सर, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, इसमें इन्होंने दे रखा है, द कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। 2 स्लाइड्स, वो स्लाइड्स क्या होता है, वो जो फिसलने वाला होता है ना, जो झूला होता है फिसलने वाला, उसको बोलते हैं स्लाइड। तो plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter। जिनकी एज 5 साल से कम है उनके लिए वो ऐसा स्लाइड बनाती है कि जिसका जो टॉप है which is at a height of 1.5 मीटर, ऐसे 1.5 मीटर। अभी तो पहले ये बना देते हैं, ठीक है, फिर इसका स्लाइड भी बना देंगे 1.5 मीटर, ठीक है, एंड is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ठीक है, तो एक केस में तो ये बना रहे हैं, एंगल लेना है 30 डिग्री। जो छोटे बच्चों का झूला है उसमें 1.5 मीटर हाइट लेनी है और ये एंगल लेना है 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, whereas for elder children, इसको बोल दीजिए बेटा ABC, A, B और C। तो ये तो हो गया छोटे बच्चों के लिए, और बड़े बच्चों के लिए क्या होगा वो देखिएगा।
बड़े बच्चों के लिए एंगल होगा 60 डिग्री, ये होगा P, ये होगा Q और ये होगा R, PQR। और ये जो हाइट है, ये हाइट ले लेंगे 3 मीटर, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो आप ये देखिएगा कि एंगल है परपेंडिकुलर है, लेंथ ऑफ स्लाइड यानी कि हाइपोटेन्यूज पूछ रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या लगाएंगे आप, साइन 30 डिग्री लगाओ, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC, AC की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू PQ अपॉन PR, यानी कि PR की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बताइए क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, कहो तो करके दिखाऊं, सभी को क्लियर है? यस सर। सर आप कराओ। Yes, sir. ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों ने देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है वो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग है जिससे पतंग को उड़ाते हैं उसको खींचकर जमीन पर किसी एक पॉइंट पर बांध देते हैं, उसको टाई कर देते हैं किसी जमीन पर किसी एक पॉइंट पर। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, इसमें भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक काइट यहाँ पर उड़ रही है मान लीजिए, और इसकी स्ट्रिंग को ऐसे जमीन पर बांध दिया गया, यहाँ पर काइट उड़ रही है। इधर काइट है, यहाँ पर हमने इसको बांध दिया, एंड द काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है काइट, 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया सी। At a height of 60 meter above the ground, the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Ground से जो inclination है वो है 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. मुझे ये जो string है, मुझे इस string की length बतानी है, तो बड़े आराम से निकल जाएगा। Perpendicular ये है, hypotenuse निकालना है। तो sin 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC। sin 60 डिग्री कितना हो गया, √3/2 इज इक्वल टू AB कितना है 60, और AC मुझे कैलकुलेट करना है, तो करिए जी। AC √3 इज इक्वल टू 120, तो AC कितना हो गया 120 अपॉन √3। तो रैशनलाइज करिए, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो 120 अंडर √3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 4 12 40 √3 मीटर। बताओ जी क्लियर है कि नहीं? यस सर। समझ गए? जी सर। तो हाँ जी बेटा बताओ। हाँ जी बताइए, सभी को क्लियर है? यस सर। जी सर, क्लियर है। हाँ जी बोलिए बोलिए। चलो जी, तो एक काम करना, आप यहाँ पर इस वाली जो एक्सरसाइज है, इस वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12